डिस्टेंस में चलाने का अनुमति नहीं दिया गया यूजीसी ने। इसके बावजूद भी उनका जो बिजनेस है वो फल फूल रहा है। नमस्कार, इन डेप्थ में आज हमारी खास पेशकश ये कैसा धंधा। वैसे गौर किया जाए तो धंधा अपने आप में शब्द ऐसा है जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन अक्सर इसका इस्तेमाल ऐसा होता रहा है जिससे एक नेगेटिव शेड, एक नकारात्मक साया, एक मनफी सोच उभरकर सामने आती है। सवाल ये है कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हमने उसका शीर्षक रखा है कि ये कैसा धंधा। हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवसाय की। शिक्षा कैसे व्यवसायीकरण के दौर से गुजर रहा है और कैसे शिक्षा पर व्यवसायीकरण के साथ साथ बाजारीकरण और बाजारीकरण के साथ साथ कैसे शिक्षा पर धोखाधड़ीकरण हावी हो गया है। इस पर आज विषय पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल हमारे देश में एक अजीब सी विडंबना है। हम ये बखूबी जानते हैं, आंकड़ों में ये लगभग है कि 40% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे है। ये एक तथ्य है हमारे देश का। दूसरा तथ्य ये है कि एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद ऐसी है जो अशिक्षित है, इलिटरेट है। लेकिन ऐसे माहौल में भी ये हमारा ही देश है, हमारा ही मुल्क है जहां से शिक्षा के जगत में और अलग अलग कीर्तिमान भी स्थापित करने वाले एक दो नहीं कई लोग हुए भी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस देश में शिक्षा पर ज्यादा जोर है, प्रचार प्रसार पर ज्यादा जोर है, सब पढ़ें सब बढ़ें, चलो स्कूल चलें, ऐसी कई योजनाएं सरकार चला रही है, कई नारेबाजी हैं, कई अलग अलग प्रोत्साहन की चीजें हैं। इन हालात में जैसे ही आप उच्चतर शिक्षा से और आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मैट्रिक या इंटर के बाद जब शिक्षा का विस्तार हो रहा होता है, आप उच्चतर शिक्षा की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही वहां पर शुरू होता है बहुत ही अलर्ट रहने का मौका, बहुत ही अलर्ट रहने की बारी भी आ जाती है। चूंकि एक दो नहीं कई ऐसे फर्जी संस्थान हैं, कई ऐसे फर्जी यूनिवर्सिटीज हैं जो बड़े बड़े बैनरों के साथ, बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ आम स्टूडेंट्स को, छात्रों को और उनके अभिभावकों को छलने का काम कर रही हैं। किस तरह से किसी बहाने के तहत और किस तरह से प्रशासनिक लापरवाही की वजह कर, किस तरह से जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षा विभाग है, उनकी लापरवाही की वजह कर जो लोग शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, जो छात्र या जो उनके अभिभावक ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे उच्च शिक्षा हासिल कर कर आगे बढ़ें, कैसे वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं और कैसे उनकी पूंजी, उनका समय, उनका वक्त सब बर्बाद हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे संस्थान ही वैसे हैं, लेकिन वाकई कई संस्थान ऐसे हैं, खासतौर से जो निजी संस्थान हैं, उनको लाइसेंस मिला है कि नहीं, उनको अथॉरिटी है कि नहीं, उन्हें अप्रूवल मिला है कि नहीं, उन्हें अफिलिएशन मिला है कि नहीं, अफिलिएशन 1 साल के लिए है या सालों साल के लिए है, अफिलिएशन किसी 1-2 कोर्स के लिए है या तमाम तरह के कोर्सेज के लिए हैं। ये बहुत तरह के सवालात आते हैं जिन पर बहुत ही होशियारी से कदम आगे बढ़ाना होता है। लेकिन चूंकि इसमें घपलेबाजी हो रही है, छात्रों को, अभिभावकों को धोखे में रखा जा रहा है और लाखों करोड़ों के वारे न्यारे भी किए जा रहे हैं, इसलिए हमने आज इस कार्यक्रम का शीर्षक रखा है ये कैसा धंधा। डिस्टेंस में चलाने का अनुमति नहीं दिया गया यूजीसी ने। इसके बावजूद भी उनका जो बिजनेस है वो फल फूल रहा है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। साथ ही शिक्षा व्यवसाय से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं जिनसे हम एक एक करके बातचीत करेंगे, उनकी राय लेंगे, उनके एक्सपर्ट्स कमेंट लेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि छात्रों को, उनके अभिभावकों को कहां कहां किस हद तक बचने की ज़रूरत है। हम आपको ये बता दें पहले कि हमारे साथ स्टूडियो में कौन कौन से मेहमान हैं। विकास कुमार हैं, करियर काउंसलर, जो साइकोग्राफिक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और ये करियर काउंसलर हैं, वो हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका हम स्वागत करते हैं विकास जी।
अमित वर्मा हैं, डायरेक्टर हैं मार्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के, उनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही अरविंद कुमार सिंह है, एडवोकेट हैं हाईकोर्ट से, इनका भी हम स्वागत करते हैं। इन तमाम लोगों से हम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जानेंगे, समझेंगे कि शिक्षा में कहां-कहां लूप होल्स हैं इस शिक्षा तंत्र में और किस तरह से इन लूप होल्स का फायदा उठाया जा रहा है और पैसे के वारे न्यारे उनके लिए हो रहे हैं जो शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, और कैसे इसमें पैसों का, वक्त का, ये पैसे और वक्त की बर्बादी हो रही है उनके लिए जो स्टूडेंट्स शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग टर्म मुसीबत में फंस जाते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज शिक्षा का व्यवसायीकरण तो हुआ ही है, साथ ही ये एक बाजार के रूप में भी स्थापित हो चुका है, और ऐसे में असली नकली डिग्री का फर्क कर पाना छात्रों और उनके गार्जियन के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सूबे में जिस तरह के शिक्षण संस्थान अपने कारोबार का गैर वाजिब तरीके से विस्तार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब छात्रों की डिग्रियों को शक की नजर से देखा जाने लगेगा। आपको दिखाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज की हकीकत, और ये फैसला आप पर ही छोड़ते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज फर्जी हैं या कुछ और। झारखंड में कुल 11 विश्वविद्यालयों को यूजीसी से मान्यता मिली है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, साईनाथ विश्वविद्यालय, झारखंड राय विश्वविद्यालय, ISFI विश्वविद्यालय। सूबे में स्थापित विश्वविद्यालयों के अलावा दूरस्थ शिक्षा के नाम पर कई विश्वविद्यालय छात्रों को लुभाने के लिए अपने प्रतिनिधियों और दलालों के फौज का इस्तेमाल करते हैं, जिनका काम होता है ब्रेक इन स्टडी एवं सीधे फाइनल लिखें जैसे झूठे प्रलोभन देकर इन विश्वविद्यालयों में छात्रों का दाखिला करवाना होता है। इन छात्रों का ऐसे विषयों में नामांकन कराया जाता है जो कोर्स किसी भी विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के लिए मान्य नहीं होती है। किसी भी विश्वविद्यालय को DEC के द्वारा कोर्स संचालन की मान्यता कुछ नियम और शर्तों के साथ ही दी जाती है। आज देखेंगे जनरली बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमको लगता है कि जिसको यूजीसी से मान्यता मिले हुए 2 साल या 3 साल भी नहीं हुआ होगा, उन लोगों ने एक बाजार खड़ा कर दिया है। वो लोग क्या करते हैं कि अपना कंसल्टेंट को पूरे इंडिया के अंदर घुमाते हैं, और उनका काम ही यही है कि वैसे बच्चों को आप मोबिलाइज़ कीजिए जो जिनको बैकडेट में चाहिए और सिंगल सिटिंग में चाहिए। और जहाँ तक हमको नॉलेज में है, जहाँ तक हम नेट पर सर्च कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दिल्ली के अंदर पता चला कि उसमें वो चल रहा है छापा, सब वो छाप के सर्टिफिकेट स्टिकर्स लगा करके वो देते हैं, और जब बच्चे की नौकरी होती है तो वेरिफिकेशन होता है, पता चलता है ये सारा फेक है। हम इससे बचने के लिए बच्चों को बोलेंगे ठीक है उन्होंने 3 साल बर्बाद कर दिया, अच्छी बात है किया, लेकिन अब फिर से वो क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपना पैसा और समय? वो ज़रूर यूजीसी के वेबसाइट पर जाएं, यूजीसी के वेबसाइट पर जाकर के देखें कि क्या जिस यूनिवर्सिटी से हम ये कोर्स कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। आप जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी में अप्रूव्ड है कि नहीं है, और अगर आप डिस्टेंस मोड में जाते हैं तो ये भी ज़रूर पता कर लें कि उस यूनिवर्सिटी का ऑथराइज्ड स्टडी सेंटर है भी कि नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसे लोग हैं जो ऑथराइज सेंटर नहीं होने के बावजूद भी उस यूनिवर्सिटी के बिहाफ में एडमिशन लेते हैं और बैकडेट में सर्टिफिकेट छापते हैं। दरअसल डिस्टेंस एजुकेशन के नाम पर सूबे में कई विश्वविद्यालयों के कोर्स संचालित हैं। कई कोर्सों के तहत एडमिशन भी लिया जाता है, जैसे MBA, BBA, MCA, BCA, BTech, MTech, B.Ed, M.Ed, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि छात्रों को इन कोर्सों में सीधे फाइनल परीक्षा लिखने का प्रलोभन दिया जाता है, जो सरासर तौर पर यूजीसी, AICTE और DEC के नियमों का बिल्कुल सरासर उल्लंघन है। इलम यूनिवर्सिटी सिक्किम जैसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ न केवल खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि इस यूनिवर्सिटी को केवल 2009-10 के लिए ही दूरस्थ शिक्षा परिषद से केवल 3 कोर्स करवाने की ही मान्यता मिली थी, जिनमें BA हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, BCA एंड MBA के कोर्स शामिल हैं,
जबकि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके बाद भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कई कोर्स करवाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल अवैध हैं। इस यूनिवर्सिटी का क्षेत्राधिकार भी केवल सिक्किम राज्य तक ही सीमित है। मतलब ये कि अपने राज्य के बाहर जाकर ये कोई भी परीक्षा केंद्र, एडमिशन केंद्र या काउंसलिंग केंद्र नहीं चला सकते हैं। आप काम करते हैं? नहीं, काम करना बंद कर दिया है। अभी पहले एक बार अभी तो आपने बोला कि आता है तो कर लेते हैं एडमिशन। एडमिशन आएगा तो हम लोग वहाँ बच्चे जाकर पढ़ता है। जो बच्चे जो यहाँ पर एडमिशन होते हैं, बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ कोई डिस्टेंस में नहीं कराते, रेगुलर में कराते हैं। अभी तो आपने ऑन रिकॉर्ड बोला कि आप शोभित का करा लेते हैं। ना ऑन रिकॉर्ड तो बोल रहे हैं। शोभित को कोई भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन आता है, हम लोग का काम है एडमिशन करा के फॉरवर्ड करवाते हैं। कितने बच्चों का अनुमानतः झारखंड से फ्लो होता होगा बाहर के कॉलेज? बाहर से लगभग आजकल तो कॉलेज डायरेक्ट आ जाते हैं ना, एजुकेशन फेयर वगैरह लगता है डायरेक्ट भी आ जाते हैं, तो डायरेक्ट उठा के भी ले जाते हैं बच्चे को। तो कॉलेज जो है वो डायरेक्ट भी आते हैं, मार्केटिंग के लिए आते हैं। हम लोग से जो कंसल्ट जो रहते हैं उनके थ्रू आते हैं, जान पहचान जो रहते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं, आपसे हमसे जान पहचान है तो आते हैं साथ में। और डिस्टेंस एजुकेशन के बच्चे आपके यहाँ संपर्क नहीं करते? क्योंकि अखबारों में आजकल बहुत विज्ञापन आ रहा है सीधा फाइनल लिखें इस तरीके का, तो उस तरीके के बच्चे आपके से संपर्क नहीं करते। हमारा मकसद आपको सावधान और जागरूक करना है ताकि आप ऐसे फर्जी संस्थानों के जाल में आने से बच सकें। और कई ऐसे शिक्षण संस्थान आपको अपने आसपास भी दिख जाएंगे जो आपको ये सब्ज बाग दिखा सकते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में पड़कर आप लॉन्ग कट की समस्याओं में न पड़ें। दाखिला लेने से पहले इनके द्वारा संचालित कोर्स एवं दिए जाने वाले डिग्रियों की जांच पड़ताल भी जरूर करें। कहीं डिग्री लेने की जल्दबाजी में आपका जीवन अंधकारमय न बना दे ये फर्जी विश्वविद्यालय। कुंदन कृतज्ञ के साथ कामरान जलीली, नक्शा न्यूज, रांची। आपको याद होगा हालिया दिनों दिल्ली में किस तरह से छात्रों का और यूनिवर्सिटी के बीच एक घमासान सा मचा था। मामला ये था कि कुछ कोर्सेज को, जो ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, उन्हें 3 साल की बजाय 4 साल के करने की बातें उठी थी। 3 साल का जो कोर्स है उसे 4 साल में ग्रेजुएशन पूरा होगा, तो उसको लेकर छात्रों में इतना उबाल पैदा हो गया था। आपने तस्वीरें देखी होंगी, खबरों को आपने देखा सुना जाना होगा। और ये हम सब जानते आए हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी 3 साल, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी 3 साल, बैचलर ऑफ साइंस यानी 3 साल। लेकिन आज आपको कई जगहों पर ऐसे होर्डिंग्स नजर आ जाएंगे जहां पर यह लिखा होता है कि 1 साल में सीधे फाइनल लिखें, चाहे वो बीए का हो या एमए का हो या एमबीए का हो, सीधे लिखें फाइनल। 1 साल में करें ग्रेजुएशन, 1 साल में करें एमबीए। ये तमाम चीजें क्या हैं और कैसे ये फल फूल रही हैं? कौन लोग ऐसे हैं जो इसमें गलत चीजें शामिल करते चले जा रहे हैं और इसमें फंसने वाले वो लोग कौन हैं? विकास जी, आप करियर काउंसलर है, साइकोग्राफिक सोसाइटी ये क्या है? पहले तो मुझे बताइए साइकोग्राफिक सोसाइटी क्या है? साइकोग्राफिक सोसाइटी के माध्यम से हम लोग बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करते हैं जी, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं और पेरेंट काउंसलिंग को भी एक इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं जी। वी बिलीव कि होलिस्टिक काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर जहाँ पे हम बच्चों की कैरियर, एकेडमिक परफॉर्मेंस विच इंक्लूड स्कूल परफॉर्मेंस, कॉलेज परफॉर्मेंस, पेरेंट्स का क्या व्यू है, प्लस टीचर्स का क्या अप्रेजल है, इनकी टोटलिटी में हम उनको एक करियर काउंसलिंग देते हैं। वी टेक ऑन होलिस्टिक काउंसलिंग एज मतलब आप उनको उनके अभी तक के अध्ययन और उसके जो नतीजे हैं उनके आधार पर उनको एक रास्ता दिखाते हैं कि आपको आगे क्या कोर्स करना बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखा जाता है? क्या आर्थिक दृष्टिकोण से भी उसे नापा परखा जाता है, जांचा जाता है? निसंदेह आर्थिक एकेडमिक पैरामीटर सबसे पहला है। अगर आपको जानकारी ही होगी, जो बच्चे आज के डेट में प्रतिभाशाली हैं, सरकार उन्हें ऋण देती है जी। तो किसी भी जो प्रतिभाशाली छात्र है वो किसी भी बैकग्राउंड का होगा तो भारत के किसी भी संस्थान में नामांकन लेने पे उसे सरकार द्वारा लोन की सुविधा उपलब्ध है, जिसके तहत उसे एडमिशन लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जी जी। अच्छा, अब आगे सवाल, ये तो आपका अपना काम था। अब सवाल मेरा ये है कि जो आज हम विषय लेकर बैठे हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए हमने आपको भी बुलाया है, क्या आपको लगता है कि वाकई इस विषय में दम है, वाकई ऐसे हालात हैं कि हमें बैठना चाहिए, चिंतन मंथन करनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। इसे हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में समझना होगा जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसको आपने उठाया है, जनहित की बात की है, कई मुद्दे हैं, पर एक टोटलिटी में इसको समझने की आवश्यकता है। जी। पहली बात यह है कि पूरा जो ये मैकेनिज्म है क्या है? ये मैकेनिज्म है डिमांड ऑफ ए स्टूडेंट, सप्लाई फ्रॉम ए यूनिवर्सिटीज, डिमांड
सप्लाई एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म। जी इन तीनों को समझने की जरूरत है। अगर हम आज के डेट में ये सोचते हैं कि एक युवक सिगरेट ना पिए, इसके लिए अगर हम सिगरेट के डिब्बे पे लिख दें कि प्रतिबंधित है, तो यह एक खाना पूर्ति की एक्सरसाइज है। अगर हम इस चीज को समझना चाहते हैं तो इसके गंगोत्री जो है, जो विश्वविद्यालय हैं जहां से ये शुरू होता है, उसको जानने की जरूरत है। और दो बातें हैं, इसको समझ लिया जाए कि विद्यार्थियों की भी एक आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को दूरस्थ शिक्षा की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज ऑथराइज सेंटर भी नियुक्त करते हैं, अनऑथराइज सेंटर भी होते होंगे जिसकी मुझे निजी जानकारी नहीं है, पर ऑथराइज सेंटर के माध्यम से जो बच्चे लेते हैं उन्हें फायदा होता है। जो अनऑथराइज सेंटर से लेंगे उन्हें नुकसान होगा। ऑथराइज सेंटर से भी यह जानने की जरूरत है, एक विश्वविद्यालय का सभी कोर्सेज को मान्यता नहीं मिलती है। आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दूं, 1 या 2 वर्ष पहले भारत के बहुत बड़े विश्वविद्यालय ने टोटल उसकी आमदनी 2 विश्वविद्यालयों की दूरस्थ शिक्षा से 1600 करोड़ हुई थी। 1600 करोड़, और उनके कोर्सेज की मान्यता रद्द कर दी गई। तो कहीं ना कहीं क्या सिर्फ वो लोग जिम्मेदार हैं जो रूट एंड पे आपको एक सर्विस दे रहे हैं, या वो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, या जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का भी नियमन कर रहे हैं? ये अगर मतलब करप्शन का या गलत तरीके से पैसे कमाने का अगर ये समंदर है, तो इसमें छोटी मछलियां ही नहीं, बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं जिन्हें समझना होगा ये कौन है, कहां से ये चली आ रही है। एजुकेशन के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। जो मान्यताएं हमें देने वाली संस्थाएं हैं, आपको मैं बता दूं 2011-12 में मैंने कोशिश की AICTE के वेबसाइट एक महीने उस पे मुझे एक्चुअल जानकारी नहीं मिली कि कौन सा ऑथराइज्ड कोर्स है, और एक बच्चे के लिए उतने संभव नहीं हो पाता कि बार बार चेक करके उसे पता लगा सके। बहुत पते की बात आपने यहाँ पर कह डाली है कि डिमांड सप्लाई जो बिल्कुल एक बाजार का नियम है। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े संस्थान खुल रहे हैं और निजी संस्थान हैं, तो वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि वो अपने जेब से पैसे निकाल के आपको दे देंगे और आप जाइए ऐश कीजिए, बल्कि वो इसलिए खुल रहे हैं कि वो आपकी जेब से पैसे लेंगे और आपको उसके जरिए एक शिक्षा या डिग्री आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि ये शिक्षा या डिग्री हमें सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि डिमांड और सप्लाई जो बिल्कुल बाजार का एक सिंपल और बहुत ही उम्दा उदाहरण है, परिभाषा है बाजार की, बाजारीकरण की, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यही वो ऐसी चीज है जो तमाम तरह की कुरीतियों का एक बेस तैयार करती है। अमित वर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, डायरेक्टर है मार्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। अमित जी, आपका स्वागत करते हुए पहला सवाल, क्या यह चर्चा बेमानी है या इसमें दम है? नहीं, मैं बिल्कुल इस चर्चे को एकदम सही बताऊंगा, क्योंकि मेरी भी ये चिंतन रही है इस बात में कि भाई अनऑथराइज जो धंधा चल रहा है, जो आपने बताया और इन्होंने भी जैसे विकास जी ने बताया कि डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन है, ये डिमांड एंड सप्लाई तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने सही सबसे बड़ी बात बोली, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये बच्चों को अभी तक ये नहीं मालूम होता है कि वो जो कोर्सेज करना चाह रहे हैं वो कोर्सेज अप्रूव्ड है नहीं है। अगर अप्रूव्ड है तो हर स्पेशलाइज्ड कोर्स का एक अलग बॉडी होती है जो उसको सुपरविजन करता है, उससे वो अप्रूव्ड है या नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा, जैसे MBBS अगर करना है तो आपको MCI से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, डेंटल करना है तो DCI से होना चाहिए, फार्मा करना है तो MCI से अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन ये कैसे जांचा जाए कि MCI ने आपको 1, 2, 3 साल के लिए ये एफिलिएशन दिया है या फिर हमेशा के लिए दे दिया है? ये पार्ट छुपा लेते हैं वो स्टडी सेंटर्स वाले, या जो वो ये लेते हैं, दावा करते हैं कि हम आपको MCI से ये मान्यता प्राप्त वो नहीं। ये सारी जो डिटेलें हैं, ये सारी डिटेल उन हर बॉडी के निजी वेबसाइट पे सारा चीज़ अपडेटेड होता है। अब ये बच्चों की प्रॉब्लम है, वो सच नहीं देख पाते हैं, या उनको जो लुभावने सपने दिखाया जाते हैं, या जो दिखाता है जो इंसान, वो कितना अपनी बातों में उसको उलझा लेता है, तो वो उसमें वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक मैं थर्ड पार्टी की मैं बात करूँगा, थर्ड पार्टी वो अपनी वेबसाइट में हर चीज़ विवरण अपडेटेड रखती है। जैसे अगर DEC की मैं बात करूँ, डिस्टेंस कोर्स, जो हम लोग जो मुद्दा है, हमारा बड़ा मुद्दा है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल डिसॉल्व हुआ 2012 में और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बन गया। इसकी जानकारी भी बच्चों को नहीं है। DEC का साइट यानी वेबसाइट डिसॉल्व कर दिया गया और उसको लिंक कर दिया गया UGC के पैनल से, UGC.net से उसको पैनलाइज कर दिया गया। अब बच्चों का प्रॉब्लम है, जिनको DEC सिर्फ मालूम है, वो DEC.net खोलते हैं या DEC.ac.in खोलते हैं या गूगल में DEC उन्होंने सर्च किया, उनका जो लिंक मिला वो खुला नहीं,
पेज नॉट फाउंड आ रहा है, तो उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये चले जाते हैं फिर काउंसलर्स के पास। अब जो अनऑथराइज काउंसलर्स हैं या जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो कम जानकार हैं, उनको भी अगर सही बातें नहीं मालूम होती है तो ये दोनों ही मुद्दा में बच्चे का भविष्य फंस जाता है। बच्चे को सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि अगर हम जो यूनिवर्सिटी उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी वाकई डीईबी से ऑथराइज्ड है नहीं है, और अगर है तो कितनी कोर्सेज हैं, कौन से कोर्सेज डीईबी से ऑथराइज्ड है जो उनको आगे चल के लाभ हो सकता है। अब ये हो गया डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। हाँ जी। विकास जी, अभी अमित जी कह रहे हैं कि जब वेबसाइट या गूगल के थ्रू छात्रों को जानकारी नहीं मिल पाती है या उन्हें ठोक बजाकर मतलब पता नहीं चल पाता है कि क्या कुछ है, सही है, गलत है, तो वो काउंसलर्स के पास जाते हैं। क्या काउंसलर्स का ये जो पॉइंट है, यहाँ से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कराई जाती हैं? देखिए, इसको आप एक फिर मैं कहूँ, हर चीज़ को टोटलिटी में देखने की जरूरत है जी। रांची शहर में मैं निजी रूप से कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें अपने अपने विषय, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएड हो, एमबीबीएस हो, एमबीए हो, उस विषय के वो जानकार हैं जी। अब वो उन जानकार लोगों तक अगर आप रांची में पहुंचेंगे तो आपको सही जानकारी निश्चित मिलेगी, ठीक है। और मुझे आज यहाँ कोई अधिकार नहीं है किसी को सर्टिफिकेट देने का कि वो जानकार है या नहीं है जी। पर जानकारी मिलती है। बच्चों को एक एजुकेशन देना बड़ा आवश्यक है कि सभी जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के वेबसाइट्स पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, वहां पे जो जो ऑथराइजिंग एजेंसी है, जैसे आपने अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की, मैं 5 दिन पहले सर्च कर रहा था, तो शायद 301 कॉलेजेस एफिलेटेड है। आप उसको सर्च करेंगे तो पाएंगे कई कॉलेजेस को सिर्फ एक कोर्स के लिए 2-2 साल की मान्यताएं हैं। अब एक कठिनाई है कि बच्चा, जब आप गूगल सर्च करते हैं तो क्या होता है, गूगल इस पे नहीं जाता है कि ऑफिशियल वेबसाइट ही खुलेगा। जिस वेबसाइट की हिट ज्यादा है वो ऊपर आता है। अगर छोटा सा उपाय हो जाए, हमारे जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो जिससे जो ऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं हमारे जो सभी विषयों के, उनके लिंक्स अगर होंगे तो बच्चे अपने कॉलेज की वेबसाइट से सीधे उसको देख लेंगे। सीधे इंटरनेट से बच्चे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। हम और आप भी अगर जाकर के चेक करेंगे तो शायद सही वेबसाइट तक नहीं पहुंचाएंगे, जैसे वर्मा जी कह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह कर आपको सही जानकारी सही समय पर नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे और इसके पहलू हैं, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही कानूनी पहलू इसमें कितना अहम होता है। अगर किसी को धोखा हो गया या अगर कोई ऐसा संस्थान है जो पूरे तौर पर वो कायदे कानून या नियम कानून का वो पालन नहीं कर रहा है और एक धोखा दे रहा है छात्रों को, या गलत जानकारी के तहत वो कोर्सेज करा रहा है, पैसे ऐंठ रहा है, तो उनके खिलाफ क्या कोई कानूनी पहलू है, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है? इस बारे में हम हाईकोर्ट के वकील हमारे पास मौजूद है, उनसे ही बातचीत करेंगे। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, आप बने रहिए हमारे साथ। डिस्टेंस में चलाने का अनुमति नहीं दिया गया यूजीसी ने। इसके बावजूद भी उनका जो बिजनेस है वो फल फूल रहा है।